Hello everyone. Welcome to today's class. Uh, this is lecture 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का थर्ड लेक्चर है। जो लोग न्यू है इस वीडियो पे आप लोग जाके फर्स्ट एंड सेकंड जो लेक्चर है उस दोनों लेक्चर को आप लोग देखिए। आज के लेक्चर में हम लोग मेनली ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ओहम्स लॉ? ठीक है, ओहम्स लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जॉर्ज सिमन ओहम, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट है जिनके नाम से ये ओहम्स लॉ दिया गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ओहम नाम याद रखना है। ओहम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। कौन दोनों इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच? करंट एंड पोटेंशियल के बीच। तो आपके सामने राइट साइड में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या लगा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बल्ब है, ठीक है, और ये एक सेल है, सेल। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये साइड पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव साइड। दैट मीन्स एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए हैं। ओके, ये कनेक्टिंग वायर है, तो एक सर्किट कंप्लीट हुआ है। ओके, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, और ये बल्ब ग्लो किया है। आप लोग थोड़ा ये जो बल्ब ग्लो हो रहा है इसका इंटेंसिटी पे थोड़ा गौर कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करने वाले हैं। अब जैसे ही दो सेल आ गया यहाँ पे, ठीक है, पहले कितना था? एक सेल, अभी आ गया दो सेल। अब दो सेल होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अब इसका जो ब्राइटनेस है ये और भी थोड़ा बढ़ गया, है कि नहीं? ब्राइटनेस बढ़ गया। अब हम लोग तीन सेल यूज करते हैं। ठीक है, अब तीन सेल जैसे यूज किया, टोटल पॉजिटिव इस साइड में और नेगेटिव इस साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये जो ग्लो यानी कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ये बहुत बढ़ गया है, इजंट इट? इसका मतलब क्या है कि जितना हम लोग सेल यूज कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के साथ साथ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी बढ़ गया है। तो इसके साथ साथ करंट भी बढ़ गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों को मिलेगा। ओम स्टेट्स दैट current यानी कि I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature remains the same। टेम्परेचर ही सिर्फ नहीं, उसके साथ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? वायर का, एंड टेम्परेचर एंड ऑल्सो द मटेरियल। मटेरियल मतलब वायर का जो मटेरियल है, सपोज मैंने यहाँ पे यूज किया एल्यूमिनियम वायर या फिर कॉपर वायर, तो ये सब, ये चारों चीज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या देंगे? रेजिस्टेंस। याद रखना है इसको, V बाई आई क्या है? रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेट जो फॉर्मूला बन के आया है ये क्या बना है? V इक्वल टू आई आर। याद रहेगा। अगर तुम्हें पूछेगा कि स्टेट ओहम्स लॉ, तुम लोग अगर बोलोगे कि V इक्वल टू आई आर, नो दिस इज नॉट ओहम्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू I इज कॉल्ड ओहम्स लॉ। ठीक है, आर तो हम लोगों ने लाया एक रेजिस्टेंस के तौर पे, है ना, और ये जो बाकी फैक्टर्स है इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये भी प्रोपोर्शनल भी नहीं रहेगा। समझ में आया? क्लियर है? दिस इज नोन एज ओहम्स लॉ। नाउ हम लोग जाते हैं रेजिस्टेंस, जो नया टर्म हम लोग को मिला। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? सपोज ये एक वायर है, एक मेटलिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एटॉम्स हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग को पता चल गया है कि ये जो एटॉम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है ये सब क्या करते हैं? रैंडम मोशन में रहते हैं, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें आ जाता है जब हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम लोगों ने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक सेल कनेक्ट किया। अब सेल कनेक्ट करने के बाद व्हेन एटॉम्स आर मोर, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज आल्सो मोर। एटॉम ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एटॉम उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ओके,
इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश टर्म है ऑपोजिशन, ऑपोज करना, कितना ऑपोजिशन मिल रहा है ना। तो करंट कम हो जाएगा। व्हेन एटॉम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लेस। मतलब क्या, करंट मोर, करंट इज मोर। समझ में आ गया रेजिस्टेंस के साथ करंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसको अपोज करता है, करंट के फ्लो को। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जो अभी हम लोगों ने देखा साइंटिस्ट ओहम, उनके नाम से ही दिया गया है ओहम। और ये है ओहम का सिंबल, ग्रीक सिंबल है ओहम का, इस तरीके से सिंबल दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला ओहम्स लॉ से डिराइव किया हुआ है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 1 ओहम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर, अगर हर एक क्वांटिटीज को 1 लेते हैं तो हम लोग 1 ओहम को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि 1 ओहम का डेफिनेशन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया है, तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देख सकते हो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पेयर, अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो होता है, तब रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1 ओहम। क्लियर है। अब किन किन फैक्टर के ऊपर ये रेजिस्टेंस जो है, जो हमने अभी सीखा, अभी देखा, ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, आप लोग नोट डाउन करके रखो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन फैक्टर के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मटेरियल, वायर का मटेरियल, एंड लास्टली टेम्परेचर। ठीक है, ये चारों फैक्टर के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, आर प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे लेंथ बढ़ गया, नंबर ऑफ एटॉम्स यहाँ पे बढ़ गया, नंबर ऑफ एटॉम्स बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर, प्रोपोर्शनल है। एरिया के साथ अब बताओ, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है ना, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेन पे ये जो डोर आप लोग को दिख रहा है, ट्रेन का डोर, इस डोर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब इफ द डोर इज वाइडर, अगर यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा पैसेंजर है, अब अगर डोर वाइड हो गया तो मोर पीपल कैन एंटर। ठीक है ना, तो हर एक पर्सन को एक एटॉम के तौर पर, एक चार्ज के तौर पर समझो। ठीक है, और ये ट्रेन जो है ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर कब घुस पाएगा, जब इसका जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इज लेस। तो अगर हम लोग इस डोर को बड़ा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑपोजिशन कम हो जाएगा। सिमिलर वे में इफ वायर इज थिकर, वायर को थिक कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, तो मोर इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो। ठीक है ना, दैट मीन्स व्हाट, एज रेजिस्टेंस इज लेस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। हेंस आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, ओके। तो हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, इसका नाम क्या है, रो। रो एक सिंबल है, आर एच ओ, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। रो स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेजिस्टिविटी। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना है, इसको सीखना नहीं पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, साइड चेंज करके हम लोग रो इक्वल टू लिख लिए। अब देखो, अगर हम लोग आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओहम, क्योंकि इसका यूनिट है। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेंथ मीटर में आता है, तो लिख दिया मीटर। अब मीटर मीटर कट जाएगा तो क्या रहेगा, ओहम मीटर। तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या है, ओहम मीटर। क्लियर। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे होता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो ये दिख रहा है, जो ये मीटर है वो है एमीटर। ठीक है, ए बी दो पॉइंट है और यहाँ पे सेल लगा हुआ है, दो सेल मिलके एक बैटरी हुआ, और ये एक की है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने कॉपर वायर कनेक्ट किया। जैसे ही कॉपर वायर कनेक्ट किया, देख सकते हो ये मीटर जो है रीडिंग करीब करीब 30 एम्पेयर पे चला गया, यानी कि ये जो वायर है इस वायर से 30 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वायर को हटा दिया, ये फिर से मीटर जीरो पे आ गया। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर लगाया, अब देखो क्या हो गया, करंट कम हो गया है कि नहीं। मटेरियल को चेंज किया, करंट चेंज हो रहा है, यानी कि व्हाट, रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यही बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो अब हो गया 20 एम्पियर, अब इसको हटा दिया, फिर से जीरो आ गया, फिर से लगा दिया ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड एक इंसुलेटर टाइप है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा यहाँ से। ठीक है, हटा दिया, फिर से लगा एक रबर, रबर भी एक इंसुलेटर है, इससे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देखो जीरो पे है ना। देखो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इससे, कि रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, है ना। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी फॉर श्योर। क्लियर, ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फटाक से आंसर दो। ऑन व्हाट फैक्टर्स दस रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। क्या होगा आंसर। अभी हम लोगों ने देखा कि एक लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल है एंड टेम्परेचर है। क्लियर, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर चेंज। रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा व्हेन लेंथ इज ट्रिपल्ड, डायमीटर is tripled and its material is changed to one whose resistivity is 3 times। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग को पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल टू एल, ये तो हम लोग को पता है। अगर ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, दैट्स सिंपल। डायमीटर को ट्रिपल किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी नंबर। ओके, 1/a है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स d/2 यानी कि d²/4। अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं ना कि d² के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगर ट्रिपल है तो 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 3d होल स्क्वायर। तो 3d होल स्क्वायर होने से 9d² आ जाएगा, यानी कि 1/9 टाइम्स हो गया। समझ में आ गया। नंबर 3, आर प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी ट्रिपल करता है तो रेजिस्टेंस ऑल्सो ट्रिपल। क्लियर है, समझ में आया। सी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी नंबर को ध्यान से देखो। अगर रेजिस्टिविटी को 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर। एक मोटा एक वायर है और एक चिकना एक वायर है, थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स वाई। अब हम लोग को पता है when connected to same source current will flow more easily through thick wire। हम लोग को ऑलरेडी पता है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है उसमें, है ना। रीजन क्या है, 1/a, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a। अभी हम लोग के एक ट्रेन का एग्जांपल से हम लोगों ने समझा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने एनिमेशन टाइप कोशिश किया हूँ इसको ख़त्म करने के लिए। एंड अगर कोई स्टूडेंट न्यू है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों देखने के बाद लेक्चर 3 को फिर से वापस देखें, ताकि आप लोगों को हेल्प हो बहुत कुछ समझने के लिए। लेक्चर 4, 5, 6 और भी बाकी इस चैप्टर को ख़त्म करना है, और बाकी लेक्चर भी कुछ ही दिनों में आने वाला है। So stay tuned and thank you very much for watching this video. Thank you.